ये सारे के सारे रीजन्स का थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं रीजन OA के लिए। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आप लिखो, इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये एक लॉ है जिसे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अभी आप ब्रैकेट में लिख लो हुक्स लॉ इज वैलिड। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेन आर वेरी स्मॉल। तो स्ट्रेन यहाँ पर बहुत ही कम होती है, जैसा कि हमने देखा था 0.12%। इसका मतलब क्या हुआ, 0.0012 की स्ट्रेन। तो 0.0012 की स्ट्रेन, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो रीजन OA के अंदर स्ट्रेन बहुत ही कम होती है, मटेरियल का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया सा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले जाता है लेकिन स्ट्रेन बहुत कम आता है। अब चलते हैं रीजन OB पे। तो OB वाला रीजन जैसा कि हमने बताया था, इट इज इलास्टिक रीजन। तो इसके अंदर आप लिखो मटेरियल शोज इलास्टिक बिहेवियर इन दिस रीजन। इलास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब है? इलास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि अगर हमने इस लिमिट तक लोड करने के बाद अगर इसको अनलोड कर दिया, लोड वापस से हटा दिया, तो एंटायर स्ट्रेन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशंस में आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, इफ द मटेरियल इज अनलोडेड द एंटायर स्ट्रेन इज रिलीज्ड एंड स्पेसिमेन विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। नेक्स्ट चलते हैं हम रीजन BC डैश या BC तक। तो BC डैश या BC तक चल रहे हैं, यानी ये वाला रीजन, इतना इतना दिस रीजन। तो C डैश तो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए आता है, हल्का सा ही होता है। तो एक्चुअल यील्डिंग जब हम बोलते हैं कि किस पॉइंट से यील्डिंग स्टार्ट हुई है, तो हम बोलते हैं पॉइंट C से यील्डिंग स्टार्ट हुई है। तो लिख लेते हैं, राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट ब्रैकेट में C डैश जस्ट रीचेस बिफोर द यील्डिंग स्टार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट ब्रैकेट में लिखो C corresponds to load required for actual yielding। लिखो नोट करके, राइट डाउन फॉर माइल्ड स्टील ब्रैकेट में लिखो एंड फॉर अदर लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स पॉइंट A, B and C आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हेंस समटाइम्स दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो कई बार इनको आपस में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट रीजन लिखते हैं रीजन CD। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीजन CD। नाउ रीजन CD में क्या हो रहा है, हमारा जो माइल्ड स्टील है ये एकदम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो प्लास्टिक मटेरियल मतलब कि जितना भी आपने एलोंगेशन किया उतना एलोंगेशन होता जाएगा। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल ऐसा होता है कि जिसमें ना तो ज्यादा स्ट्रेस लगाने की जरूरत है, कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर वॉल्यूम चेंज 0 होता है। जैसे अगर बात की जाए वॉल्यूम चेंज की, तो यहाँ पर जब हमने एलोंगेशन किया था, यहाँ पर लेंथ बढ़ रही थी और ये वाली डायमेंशंस कम हो रही थी। लेकिन ये डायमेंशंस कम होने के साथ साथ ये थोड़ा सा इस तरह से डायमेंशंस कम होती हैं कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि ये लेंथ बढ़ रही है। तो जब किसी भी मटेरियल के ऊपर आप खींचोगे तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी। तो वॉल्यूम बढ़ रही थी, लेकिन जब परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के अंदर जो लेंथ का इंक्रीज होने का जो स्पीड होती है और जो लेटरल डायमेंशंस के रिड्यूस होने की जो स्पीड या रेट होती है, वो कुछ इस तरह से निकल के आती है कि ओवरऑल वॉल्यूम चेंज 0 हो जाता है। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के अंदर वॉल्यूम चेंजेस 0 और एकदम उसी तरह का बिहेवियर माइल्ड स्टील शो करने लगता है जब इस रीजन में आता है। तो इस रीजन के अंदर आप देख रहे हो बिना किसी स्ट्रेस के इंक्रीज हुए ही स्ट्रेन इंक्रीज हुआ जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि किस तरह से माइल्ड स्टील यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज भी 0 हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। और तीसरी बात, पॉइजन्स रेशियो 0.5 हो जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप बस मेंशन कर लो, लिख लो, और उसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे कि पॉइजन्स रेशियो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए 0.5 कैसे होता है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं जिस वजह से रीजन CD के अंदर जो हमारा माइल्ड स्टील है, इट विल शो बिहेवियर जस्ट लाइक अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स बिहेवियर। तो लिख लेते हैं region CD. So write down first point, in this region mild steel behaves as perfectly plastic material because it undergoes large strains at constant stress। ब्रैकेट में लिखो also mu is equal to 0.5 and delta V is equal to 0। so mu is Poisson's ratio। अब ये Poisson's ratio perfectly plastic material के लिए 0.5 कैसे आ जाता है ये हम बाद में देखेंगे, और डेल्टा V इज इक्वल टू 0 ये भी कैसे आ जाता है ये भी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज भी 0 आ जाएगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम बना रहेगा मटेरियल का। अगले रीजन पे रीजन DE रीजन इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। सो रीजन
DE। तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में हमने देखा था कि मटेरियल और ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस है उसी के ऊपर ही डिफॉर्म करता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस शो करने लगता है। तो डिफॉर्मेशन, अगर और ज़्यादा डिफॉर्म करना है आपको, तो आपको और ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। सो मटेरियल इज शोइंग इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस। So write down, in this region material कौन सा है हमारा, माइल्ड स्टील है। material shows increased resistance for further deformation, therefore it is called as strain hardening region। तो इसलिए इसको strain hardening region भी कहते हैं कि यहाँ पर जो increased resistance शो हो रहा है, this is because of mild steel has undergone major changes in the crystalline structures। So write down, mild steel undergoes changes in crystalline structure in this region which results in increased resistance for material deformation। next अब लास्ट वाला रीजन चलते हैं। लास्ट वाला रीजन हो गया हमारा रीजन EF रीजन इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन या फिर इसे नेकिंग रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो भी मटेरियल है, माइल्ड स्टील है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना एकदम परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर कहीं ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें वीकनेस होगी, या फिर कह सकते हैं मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। जैसे कि सपोज माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन कुछ ऐसा था, जब इसके ऊपर हमने लोड अप्लाई किया तो इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, मटेरियल के अंदर कहीं ना कुछ इम्परफेक्शन होगा, जिसकी वजह से किसी एक रीजन पे बाकी रीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो जैसे सपोज किसी एक जगह पर ज्यादा वीक था, तो मान लेते हैं इस जगह पर ज्यादा वीक था, तो इस जगह पर ज्यादा वीक होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से अब मटेरियल नेकिंग करना शुरू कर जाएगा। नेकिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये इस तरह से फॉर्म होने लग जाएगा। इस रीजन पे, इस वाले पार्ट पे एरिया बहुत कम हो गया है, तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गई। इफ एरिया इज लेस, लोड तो सेम है, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो जब एरिया यहाँ पर बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेसेस की वजह से अब क्या हो गया, इसका फेलियर होगा जाएगा यहाँ पर। तो अब ये इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा जितना ज़्यादा पहले ले रहा था। अब यहाँ पर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हो चुकी है वो कम हो चुकी है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से हुआ क्या, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पर ऐसे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि मटेरियल अब सॉफ्ट होता जा रहा है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, या फिर यहाँ पर ऐसा नेक बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं नेकिंग रीजन भी। इसका मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। सो नेकिंग रीजन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। नेकिंग रीजन विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का नेकिंग रीजन हो जाएगा। तो इस जगह पर मटेरियल में कुछ इम्परफेक्शन था, या यहाँ पर सबसे वीकेस्ट था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल में कांस्टेंट स्ट्रेंथ नहीं रहती है, कहीं ना कहीं तो ज़्यादा वीक होगा ही बाकी के कंपैरिजन में, और जिस जगह से वीक होगा वहीं से इसका दुबला होना शुरू हो जाएगा, नेकिंग शुरू हो जाएगी, और इसी रीजन पे फिर अल्टीमेटली ये फेलियर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फ्रैक्चर पॉइंट भी इसी जगह पर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम रीजन EF के बारे में भी लिख लेते हैं। राइट डाउन रीजन EF, write down, the diameter of a part of specimen starts decreasing because of local imperfection। local imperfection का मतलब है जहां पर locally किसी भी जगह पर वीक था या imperfect था। This phenomenon is called as necking। Next point, due to rapid decrease in dia। तो एक जगह पर diameter बहुत ही rapidly decrease कर रहा है। At a particular section, the strength of specimen also starts to decrease rapidly। Now जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर नेकिंग शुरू हो गई थी। अभी आप इस फिगर को नहीं बनाना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। तो मान लेते हैं हमारा जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन था वो कुछ इस तरह का था। तो यहाँ से आपने लोड लगाया था ना, इस लोड लगाने के बाद हुआ क्या कि ये धीरे धीरे साइड से डायमीटर डिक्रीज कर रहा था और लेंथ इंक्रीज कर रही थी, और एक जगह पर एक पॉइंट ऐसा आया कि किसी एरिया में लोकल इम्परफेक्शन की वजह से ये काफी ज्यादा, मान लो इस जगह पर लोकल इम्परफेक्शन था, इस रीजन में लोकल इम्परफेक्शन होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा तेजी से डायमीटर डिक्रीज करने लग जाएगा, और ज्यादा तेजी से इतने पार्ट में इलोंगेशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। तो इसके बाद इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जिस जगह पर लोकल इम्परफेक्शन था वहां पर काफी तेजी से डायमीटर रिड्यूस करेगा इस तरह से, और फेलियर भी यहीं से हो जाएगा, टूटेगा भी यहीं से। अब ये टूटेगा कैसे, तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डक्टाइल मटेरियल्स आर वीक इन शियर एंड ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन। ब्रिटल मटेरियल्स टेंशन में वीक होते हैं। तो अब ये है डक्टाइल मटेरियल, ये शियर में वीक है। जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन,
वहां पर आप ये देखोगे तो कि किसी भी एलिमेंट पे अगर हमने टेंसाइल लोड लगाया 45 डिग्री पर शेयर आएगा। तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम शेयर आ रहा है और 45 डिग्री पर शेयर आने की वजह से डक्टाइल मटेरियल जो है वो शेयर में वीक है। शेयर में वीक है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फेलियर होगा ये इस तरह से होगा कि यहाँ से जो प्लेन आएगा 45 डिग्री पे, इस प्लेन के अलोंग ये फेल हो जाएगा और इसका जो फेलियर सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, कप कोन फेलियर। यहाँ पर आ गया कप एक तरह से और यहाँ पर आ गया कोन, ठीक है। तो ये कप कोन फेलियर बन जाता है इसका, इट विल बी लाइक दिस। और इसका जो एंगल होता है दिस इज एट 45 डिग्री, this is 45 degree and this failure is called as cup cone failure and this happens due to shear। ये फेलियर आएगा shear की वजह से। तो टेंशन तो इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था ऐसे में, पर डक्टाइल मटेरियल तो टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका फेलियर टेंशन में ना होते हुए इसका फेलियर होगा shear में, बिकॉज दिस इज वीक इन shear। तो आप ये डायग्राम दोबारा से देखो जो मैंने दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम करके देखें हम कि ये जो फेलियर सरफेस बना है ये ऐसे ये 45 डिग्री पे बना है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कोन बन गया है और यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसा कप बन गया है। सो दिस इज कप एंड दिस इज कोन। कप कोन फेलियर है, 45 डिग्री पे हुआ है एंड दिस इज ड्यू टू शेयर की वजह से। चलिए तो अब एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम गेज लेंथ लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझा देते हैं गेज लेंथ होता क्या है। तो सपोज माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन हमने ये लिया, तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो बस ग्रिप करने के लिए चला गया। तो इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन की जो ओवरऑल लेंथ है, ये ओवरऑल लेंथ, इस पूरी लेंथ को हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इतना पार्ट तो ये ग्रिपिंग में चला गया, तो ये वाली लेंथ लेनी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ना एरिया धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा होता है, तो जहां पर ज्यादा एरिया हो जाएगा वो वाला पार्ट भी हमें नहीं कंसीडर करना, हमें उतना पार्ट कंसीडर करना है जिसका एरिया कांस्टेंट है। जिसका एरिया कांस्टेंट है, फिर इसके बाद भी थोड़ी सी और लेंथ छोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना। तो ये वाली जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं गेज लेंथ, जिस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, गेज लेंथ। तो इतने का एरिया रिडक्शन देखेंगे और इसी लेंथ में जो इंक्रीज हो जाएगा, तो मान लो गेज लेंथ पहले इतनी थी और फिर बाद में इंक्रीज होने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। तो ये था इनिशियल गेज लेंथ, मान लो स्मॉल एल था। अब ये गेज लेंथ बढ़ने के बाद एल प्लस एल डैश हो गई है, तो हमारा जो स्ट्रेन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एल डैश डिवाइडेड बाय एल। तो ये हमारा स्ट्रेन आ जाएगा। तो इस तरह से एक फिक्स्ड लेंथ गेजिंग करने के लिए रखते हैं, नापने के लिए रखते हैं, इसको हम गेज लेंथ बोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि गेज लेंथ होनी कितनी चाहिए। तो आप एक नोट पॉइंट करके लिख लो। सो राइट डाउन, एज पर IS कोड गेज लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज टेकन एज L नॉट इज इक्वल टू 5.65 अंडर रूट A नॉट। तो इतनी गेज लेंथ हम लेते हैं।